स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आज हम सीखेंगे बच्चों। देखिए स्पर्म कुछ ऐसा दिखाई देता है। लाइक दिस। बच्चों अभी मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है इसमें मैंने सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ की है। दैट मीन्स स्पर्म का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है इट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस स्पर्म के स्ट्रक्चर को हम 4 मेन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं बच्चों। ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ओनली दिस मच पार्ट, इसे हम बोलते हैं हेड। उसके बाद ये जो हल्का सा डिप्रेशन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज नेक, देन दिस पार्ट इज कॉल्ड मिडल पीस, और उसके बाद में बच्चों मूवमेंट करने के लिए ये वाला पार्ट है टेल। सो हमने क्या किया, हमने स्पर्म के ओवरऑल स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। नंबर 1 हेड, नंबर 2 नेक, नंबर 3 मिडल पीस, नंबर 4 टेल। ओके, देखिए जो हेड वाला पार्ट है बच्चों, हेड वाले पार्ट के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दिस इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो है आगे की तरफ से पॉइंटेड होता है और पीछे की तरफ से हल्का सा आपको डिप्रेशन ऐसे दिखेगा न्यूक्लियस में। दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट है। और डीएनए भी कैसा है बच्चों, डीएनए जो है यहां पे वो हैप्लॉइड है, क्योंकि ये मियोसिस से बना है। दिस इज डीएनए विच इज हैप्लॉइड। न्यूक्लियस के आगे की तरफ आपको एक बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि गोल्जी बॉडी की मॉडिफिकेशन से बना है। यहां पे बच्चों एक ऐसे करके एक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम इज लाइक अ बॉम्ब। एक्रोसोम इज लाइक अ बॉम्ब कि जब स्पर्म एग से टकराएगा तो ये बॉम्ब फट जाएगा और एग की बाहर की मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसॉल्व हो जाएगी और स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो एग के अंदर चला जाएगा। तो इस बॉम्ब का होना बहुत जरूरी है। ये जो एक्रोसोम है, जो बॉम्ब है बच्चों, इस एक्रोसोम किससे बना है? मैंने बताया कि एक्रोसोम गोल्जी बॉडी की मॉडिफिकेशन है। गोल्जी बॉडी की मॉडिफिकेशन है और इसके अंदर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इट इज लोडेड विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। उसके बाद न्यूक्लियस का बच्चों ये जो डिप्रेशन वाला पार्ट है यहां पे प्रेजेंट है सेंट्रियोल। यहां पे क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल। जो न्यूक्लियस के पास है इसे बोलते हैं बच्चों प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल तब काम आता है जब स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज हो जाता है। उस टाइम पे प्रोक्सिमल जो सेंट्रियोल है ये फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन में हेल्प करेगा। याद रखना बच्चों, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल किस में हेल्प करेगा? हेल्प इन फर्स्ट zygotic
डिवीजन। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के नीचे यानी कि नेक वाले पोर्शन में आपको एक और सेंट्रियोल दिखेगा जिसे हम बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। दिस इज डिस्टल सेंट्रियोल। बच्चों डिस्टल सेंट्रियोल से कुछ खास तरह के फिलामेंट्स नीचे की तरफ निकल रहे हैं। मैंने बोला डिस्टल सेंट्रियोल से फिलामेंट्स निकलते हैं और वो नीचे की तरफ जा रहे हैं और वो टेल के अंदर तक गए हुए हैं, लाइक दिस। बच्चों इन फिलामेंट्स को हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट्स। वी आर कॉलिंग देम एक्सियल फिलामेंट्स। एक्सियल फिलामेंट्स क्या कर रहे हैं, एक तरह का है ना, यू कैन से स्पर्म को फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, लेकिन बच्चों मिडिल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है ना वो नॉर्मल शेप के नहीं दिखाई देंगे, वो आपको स्पाइरल शेप के दिखाई देंगे, लाइक दिस। These are mitochondria which are spirally arranged. और इन्हें आप नेबिन कर्न भी बोल सकते हो, नेबिन कर्न। So what are नेबिन कर्न? These are spirally shaped mitochondria present in middle piece, ओके। उसके बाद बच्चों अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को एनर्जी देगा ताकि स्पर्म क्या कर सके, मूवमेंट कर सके। देखो फ्लैजिला है इसके अंदर, तो यानी कि मोटाइल स्ट्रक्चर है, योर स्पर्म इज अ मोटाइल स्ट्रक्चर। हैप्लॉइड तो है ही, मैंने बता दिया। साइमल्टेनियसली इट इज अ मोटाइल सेल। तो अगर इसको दौड़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जब ये रन करेगा तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया से। बच्चों साइटोप्लाज्म इसके अंदर है ना बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा, जो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा वो मिलता है आपको यहां पे नीचे की तरफ, मिडल पीस के नीचे की तरफ टेल रीजन में। यहां पे आपको लिटिल बिट यू कैन से साइटोप्लाज्म मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया। अब बच्चों मैंने बोला कि ये जो अंदर वाला जो भी चीजें मैंने अंदर बनाई है स्पर्म के, इनको कवर करने के लिए सबसे आउटर जो मेम्ब्रेन है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा यहां पे एक और आपको मेम्ब्रेन दिखाई देगी। जैसे कि ऊपर की तरफ हम बात करें तो आपको जो मेम्ब्रेन दिखाई देती है यहां पे सिर्फ इतने से पोर्शन में, मान लीजिए न्यूक्लियस का हाफ यहां पे ऐसे करके, तो हाफ न्यूक्लियस को कवर किया हुआ है और एक्रोसोम वाले पार्ट को कवर किया हुआ है। हाफ न्यूक्लियस और एक्रोसोम को जिस मेम्ब्रेन ने ढका हुआ है इसे हम बोलते हैं गैलिया। ओके, उसके बाद बाकी का न्यूक्लियस, उसके बाद यहां पे बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा, फिर एक और मेम्ब्रेन स्टार्ट होती है और ये मेम्ब्रेन बच्चों नीचे तक आएगी और ये फिर मिडल पीस तक है, लाइक दिस। तो हेड के हाफ पोर्शन से लेकर के और ये सेकंड जो मेम्ब्रेन है ये कहां तक है? मिडल पीस तक। इसे बोलते हैं बच्चों मैनशेट
सो गैलिया और मैनशेट जो है ये अंदर की तरफ है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बाहर की तरफ है। देन वन टाइम इजैकुलेशन में, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान बच्चों जो इजैकुलेशन होता है, इजैकुलेशन का मतलब क्या होता है, सीमन का पीनस से बाहर निकलना, फोर्सफुली एकदम से जो प्रेशर के साथ एकदम से वो बाहर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इजैकुलेशन। और बच्चों एक इजैकुलेशन के अंदर कितने स्पर्म बाहर आ रहे हैं, इन वन इजैकुलेशन 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स को रिलीज किया जा रहा है। अब इन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से एटलीस्ट 60% स्पर्म जो है ना उनकी शेप नॉर्मल होनी चाहिए, तभी वो यूजफुल हैं, अदरवाइज वो उनका एटलीस्ट 60% शुड बी नॉर्मल इन शेप। At least 60% sperm should have normal shape, और इन 60 में से, इस 60% में से 40% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जो विग्रस मोटिलिटी शो कर रहे हो, दैट मींस सुपर एनर्जेटिक हो। ऐसा नहीं है कि ऐसे मरे मरे से चले, नो, दे शुड बी सुपर एनर्जेटिक, विग्रस मोटिलिटी जो शो कर रहे हो। सो आउट ऑफ दिस 60%, आउट ऑफ दिस 60%, 40% ऐसे होने चाहिए जो कि क्या शो कर रहे हैं, विग्रस मोटिलिटी, विच आर शोइंग विग्रस मोटिलिटी, तभी जाकर के फर्टिलाइजेशन हो सकता है, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो देखो मिलियंस में से भी ये कंडीशन है, दो कंडीशन लगाई कि 60% की शेप नॉर्मल होनी चाहिए और उस 60 में से 40% ऐसे होनी चाहिए जो विग्रस मोटिलिटी शो कर रहे हो, जो एनर्जेटिक हो, जो अच्छे से मूवमेंट कर रहे हो। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया बच्चों, कोई डाउट है तो बताइए। इज इट क्लियर? No. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ओवरी है, ओवरी को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और ओवरी पेयर्ड स्ट्रक्चर है, दो ओवरी होती है बच्चों, सो इट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मानते हैं क्योंकि इसने एग को भी प्रोड्यूस करना है, और ओवरी जो है यहां से सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन भी सिक्रेट होते हैं। ओवरी क्या कर रही है, इट इज रिलीजिंग टू थिंग्स। नंबर वन, इट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, that is egg, or you can say ovum. Second thing, hormone produce कर रही है, it is producing sex hormones like estrogen, like progesterone, ठीक है। अब इसके बाद ओवरी के बाद बहुत सारी यू कैन से डक्ट है, अलग अलग ग्लैंड्स है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम डायग्राम के हिसाब से इसको समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। देखिए बच्चों,
ओके, ये जो मैंने येलो कलर से बनाई है दिस इज ओवरी, दोनों तरफ है, इसलिए मैंने बोला था पेयर्ड स्ट्रक्चर है। दिस इज ओवरी। ओवरी के पास में ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है बच्चों, इनको बोलते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री, दीज आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो क्या करेंगे, ओवरी के अंदर जब एग बनेगा तो उसको सक कर लेते हैं, सक्शन पंप के जैसे एक्ट करते हैं। यहां पे बच्चों ओके, ये जो ट्यूब है, दिस लॉन्ग ट्यूब इज कॉल्ड वजाइना। उसके बाद वजाइना के पीछे ये जो नैरो ट्यूब आपको दिख रही है दिस इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल या सिंपली सर्विक्स। सर्विक्स के पीछे ये वाला जो पोर्शन है जहां पे बेबी ग्रो करता है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड यूट्रस। बच्चों यूट्रस को ही वोम्ब भी बोलते हैं, यूट्रस को ही क्या बोलते हैं, वोम्ब। यूट्रस का ये वाला हिस्सा देखो, ऐसे डोम शेप जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस डोम शेप्ड पार्ट को हम बोलते हैं फंडस। और ये दोनों तरफ है बच्चों, मैंने एक ही तरफ बनाया है, लाइक दिस। ओके, सो वेजाइना, वेजाइना के बाद में सर्विक्स, सर्विक्स के बाद बच्चों यूट्रस। उसके बाद यूट्रस से आप देख रहे हो दो ट्यूब्स ऐसे करके डक्ट निकल रही है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। दिस कंप्लीट ट्यूब इज फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। बच्चों फैलोपियन ट्यूब के अंदर देखिए कौन कौन से पार्ट हैं। फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो यूट्रस से अटैच है, इस पार्ट को बोलते हैं इस्थमस। उसके बाद ये वाला पार्ट जो वाइड पोर्शन होता है इसको बोलते हैं एम्प्यूला। सो फर्स्ट पार्ट जो कि यूट्रस से अटैच है दैट इज इस्थमस, सेकंड जो कि वाइड पोर्शन है दैट इज एम्प्यूला, और एम्प्यूला के आगे और फिम्ब्री के पीछे ये वाला जो पोर्शन होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। इन फंडिब्यूलम। तो ये तीनों ही मिलके क्या बना रहे हैं, दे आर मेकिंग फैलोपियन ट्यूब। बच्चों फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट बता दिए, इस्थमस, एम्प्यूला एंड इनफंडिब्यूलम। देन फिम्ब्री ओवरी से एग को कलेक्ट करने के लिए है। क्या ओवरी ऐसे हवा में झूल रही है? नो, ओवरी बच्चों अटैच है यहां पे। ओवरी कैसे जुड़ी हुई है? ओवरी बच्चों यूट्रस की वॉल से भी कनेक्टेड है, लाइक दिस। तो ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये बच्चों ये होते हैं लिगामेंट्स, क्योंकि ओवरी को कनेक्ट कर रहे हैं, इन्हें बोलते हैं हम ओवेरियन लिगामेंट्स। दीज आर ओवेरियन लिगामेंट्स। इसके अलावा ओवरी बैक साइड से है ना, पीछे की तरफ से एब्डोमिनल वॉल से भी अटैच होती है।
तो ये जो स्ट्रक्चर है जो ओवरी को बैक साइड से कनेक्ट करके रखे हुए, इसको बोलते हैं मीजोवेरियम। मीजोवेरियम। बच्चों वेजाइना के का जो ओपनिंग वाला पोर्शन है, यहां पे एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जिसे हम बोलते हैं हाइमन। हाइमन बच्चों प्रेजेंट हो भी सकती है और कईयों में बाई बर्थ हाइमन प्रेजेंट नहीं भी होती है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी में ये ब्रेकडाउन हो जाती है, बट हमेशा ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ये उसी टाइम पे ब्रेकडाउन होगी। नॉर्मली ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो, रनिंग कर रही है कोई लड़की, या जंपिंग कर रही है, रनिंग कर रही है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रही है, तो नॉर्मली भी ये ब्रेकडाउन हो जाती है। तो इसका सेक्सुअल एक्टिविटी से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, बट समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर ये चीज थोड़ा सा मानी जाती है, उसको कोरिलेट करके देखते हैं, दैट इज नॉट गुड। अब यहां पे देखो बच्चों, यूट्रस के अंदर मैंने आपको इस तरीके से एक लेयर दिखाई है लाइक दिस। ये क्या है? दिस इज एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। तो ये एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की लेयर है, और यहां पे ये पेरीमेट्रियम, बीच में है बच्चों मायोमेट्रियम, जो क्या बना रहे हैं? ओवरी की, सॉरी यूट्रस की वॉल बना रहे हैं। तो मैं इन लेयर्स को यहां पे दिखाने के बजाय आपको अब नेक्स्ट उसमें दिखाता हूं। यहां तक क्लियर है आपको? यस और नो? यस सर। ओके बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं पेज चेंज कर रहा हूं। देखिए ये जो बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर है, इसे बोलते हैं बच्चों पेरीमेट्रियम। उसके बाद में अंदर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट है, ये जो सेकंड वॉल है इनर साइड में, दिस सेकंड वॉल इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर वाली है बच्चों, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम जो है वो स्मूथ ना होकर के आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, लाइक दिस, ठीक है ना। दिस इज द इनर मोस्ट लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम, जो कि ग्लैंडुलर लेयर है। मीन्स यहां पे बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई है, और ये क्या होती है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है ना। जब जैसे कि पीरियड्स के टाइम पे एंडोमेट्रियम ही ब्रेक डाउन होती है और ब्लड की फॉर्म में वो बाहर निकल जाती है। उसके बाद ये दोबारा से सिंथेसाइज होती है और थिक होती जाएगी, थिक होती जाएगी, और एक टाइम के बाद अगर मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन ना हो तो फिर से ब्रेक डाउन होती है। और ये जो प्रोसेस है ये बार बार चलता रहता है। सो ध्यान रखना बच्चों कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर तीनों में से जो वॉल ब्रेकडाउन होती है वो होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। बीच वाली है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम बच्चों यू कैन से मसल्स की बनी हुई है। मायोमेट्रियम के अंदर बच्चों स्मूथ मसल्स लगी हुई है, और ये मसल्स रोल प्ले करती है डिलीवरी के टाइम पे। डिलीवरी के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो इसी लेयर के अंदर होते हैं, मायोमेट्रियम के अंदर ही होते हैं, सो दैट बेबी को बॉडी से बाहर एक्सपेल किया जा सके। और पेरीमेट्रियम जो है ये सबसे बाहर की लेयर है, जो कि एक तरह की यू कैन से फाइब्रस लेयर है, प्रोटेक्टिव फाइब्रस लेयर। यू कैन से इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। एंडोमेट्रियम के अंदर आपको बहुत ज्यादा वेस्कुलरिटी मिलेगी, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स यहां पे होती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम ही वो लेयर है
जहां पे बेबी को सेट होना है, बेबी को यहां पे यू कैन से इम्प्लांट होना है, और इम्प्लांट होने के बाद उसको न्यूट्रिशन चाहिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत अच्छी से यू कैन से ब्लड की सप्लाई आपको देखने को मिलेगी, वेस्कुलरिटी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये जो 3 वॉल मैंने बनाई, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ये क्या बना रही है? दे आर मेकिंग wall of uterus. Is it clear? Yes, sir. Yes, मैं sir. लिख देता हूं कि एंडोमेट्रियम अंडरगोज पीरियोडिक चेंजेस, दिस लेयर अंडरगोज periodic changes in menstrual cycle. और जो इम्प्लांटेशन होती है, इम्प्लांटेशन भी इसी के नीचे होती है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लांटेशन मीन जो बच्चों जाइगोट डेवलप होकर के एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे ब्लास्टुला बोलते हैं। ब्लास्टुला, ब्लास्टुला मान लीजिए ये ब्लास्टुला बन चुका है। अब ये ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम के नीचे फिट हो जाएगा, ठीक है, और फिर ग्रो करेगा, फिर ये पूरा का पूरा फिटस बनेगा। सो इम्प्लांटेशन भी एंडोमेट्रियम के नीचे हो रही है, सो बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है। अब ये हमारा हो चुका है बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। टेक अ स्क्रीनशॉट। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इसमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होंगे बच्चों? एक्सटर्नल मींस बाहर से जो स्ट्रक्चर्स अपीयर हो रहे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। सो ये जो फ्लैशी फोल्ड है, these are called, these fleshy fold are called labia majora, labia majora। बच्चों लेबिया मेजोरा के ऊपर की तरफ ये जो एरिया है, यहां पे हेयर्स प्रेजेंट है, प्यूबिक हेयर्स यहां पे होते हैं, और उसके नीचे एक फैटी टिश्यू प्रेजेंट है। स्किन के नीचे की बात कर रहा हूं मैं। स्किन के नीचे क्या प्रेजेंट है? स्किन के नीचे यहां पे देयर इज अ फैटी टिश्यू, एंड दिस फैटी टिश्यू विच इज प्रेजेंट अंडर द स्किन इज कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस के ऊपर फिर स्किन है, और स्किन के ऊपर यू कैन से हेयर प्रेजेंट है, लाइक दिस, हियर आर हेयर्स। नेक्स्ट थिंग बच्चों, मॉन्स प्यूबिस की ही फोल्डिंग से लेबिया मेजोरा बनी हुई है। मॉन्स प्यूबिस जो है इसी से आगे फिर एक्सटेंड होकर के लेबिया मेजोरा बनी हुई है। लेबिया मेजोरा के नीचे की तरफ एक और टिश्यू की, एक और आपको ऐसे यू कैन से स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिन्हें आप बोलोगे लेबिया माइनोरा। सो देयर इज वन मोर फोल्डिंग called लेबिया माइनोरा। सो बाहर की तरफ जो लिप्स प्रेजेंट है दीज आर लेबिया मेजोरा, अंदर की तरफ जो प्रेजेंट है दीज आर लेबिया माइनोरा। उसके बाद बच्चों सबसे ऊपर की तरफ
एक टिश्यू प्रेजेंट है इस पोर्शन पे, very tiny tissue, this is called clitoris, this is called clitoris। बच्चों क्लाइटरिस की जो शेप है वो मेल का जो पीनस है उसके जैसी होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि क्लाइटरिस इज होमोलोगस टू पीनस इन मेल, क्लाइटरिस इज होमोलोगस टू मेल penis, it is homologous to male penis। क्लाइटरिस इज अ नॉन फंक्शनल पार्ट, ये एक्चुअल में ना मोस्ट सेंसिटिव पार्ट भी फीमेल के केस में माना जाता है, बट फंक्शन वाइज हम इसको वेस्टिजियल मानते हैं, ठीक है ना। दिस इज वेस्टिजियल टिश्यू, बट इट इज मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी। बच्चों क्लाइटरिस के नीचे यहां पे जो फर्स्ट ओपनिंग प्रेजेंट है, दो ओपनिंग्स होती है, एक ऊपर छोटी है एक यहां पे, हियर इज वन मोर ओपनिंग। सो जो ऊपर की तरफ ओपनिंग है ये यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए है, और नीचे वाली बच्चों वेजाइना की ओपनिंग है, ठीक है ना। सो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ये वाली ओपनिंग है। ऊपर वाली ओपनिंग को बोलते हैं this is urethra, or you can say urethral opening। और ये जो नीचे वाली ओपनिंग है दिस इज कॉल्ड वेजाइनल ओपनिंग, या आप कह सकते हो वेजाइनल ओरिफिस, वेजाइनल ओरिफिस। और यहीं पे जैसा कि मैंने बताया एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है जिसे बोला जाता है हाइमन। अब हाइमन बच्चों देयर आर मेनी शेप्स ऑफ हाइमन इन डिफरेंट फीमेल्स, सो आई एम जस्ट मेकिंग इट लाइक दिस, बट बहुत टाइप की शेप होती है इसकी। दिस इज हाइमन। सो ये था एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटरिस, लेबिया मेजोरा, अंदर की तरफ लेबिया माइनोरा, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। जैसे कि मैंने मेल के केस में बताया था कि मेल के अंदर यूरिन भी उसी डक्ट से पास ऑन करेगा, और बच्चों जो स्पर्म होंगे वो भी एक ही डक्ट से पास ऑन करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे यूरिन के एलिमिनेशन के लिए अलग ओपनिंग है, और सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए गैमेट्स के लिए यू कैन से अलग से ओपनिंग है। सो ये हमारा डन हो चुका है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, all right. Now we are going to cover mammary glands. Just a minute बच्चों। मेमरी ग्लैंड्स, वी आर मैमल्स, और मैमल्स के क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेमरी ग्लैंड्स हमारे पास होती है। अब सिर्फ फीमेल्स की ही मेमरी ग्लैंड्स जो होती है वो एक्टिव होती है, और वो अपने बच्चों को दूध पिला सकती है। फीमेल्स के अंदर बच्चों मेमरी ग्लैंड्स कब एक्टिव होती है? डिलीवरी के बाद में। डिलीवरी के बाद में जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फीमेल के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर, और इस प्रोलैक्टिन के कारण ही मिल्क का सिंथेसिस होता है। प्रोलैक्टिन के कारण क्या होता है बच्चों? मिल्क का सिंथेसिस होता है। सो उसके बाद मिल्क का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीटोसिन के कारण मिल्क रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन के कारण मिल्क बनता है। ये याद रखना, प्रोलैक्टिन के कारण बना है, रिलीज किसके कारण हो रहा है? बाहर किसके कारण आ रहा है? ऑक्सीटोसिन के कारण। तो चलिए बच्चों मेमरी ग्लैंड बना रहे हैं फीमेल के केस में। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस।
ओके बच्चों, मेमोरी ग्लैंड के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट है। ग्लैंडुलर टिश्यू का मतलब है ग्लैंड्स, यानी कि जो कुछ ना कुछ सिक्रेट करेगा, कुछ ना कुछ रिलीज करेगा, उसे बोलते हैं ग्लैंडुलर, ठीक है ना, जो ग्लैंड्स की फॉर्म में हो, जो कुछ रिलीज करने वाला हो। सो मेमोरी ग्लैंड के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट है और फैटी टिश्यू भी प्रेजेंट है। कंपोज्ड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैटी टिश्यू। देखो बच्चों, यहां पे 15 to 20 मेमोरी लॉब्स आपको दिखाई देंगी। 15 to 20 क्या दिखाई दे रही है? मेमोरी लॉब्स। अब मैं 15 to 20 नहीं बनाऊंगा, मैं 2-4 ऐसे ही बना देता हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 memory lobe, this is another memory lobe, this is, तो ये मैंने क्या बनाई, these are memory lobes, 15 to 20 memory lobes। इनके अंदर प्रेजेंट है बच्चों एल्वियोलाई। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? एल्वियोलाई। These are alveoli। बच्चों एल्वियोलाई के अंदर ही मिल्क बनेगा, याद रखना। एल्वियोलाई के अंदर ऐसी एपिथेलियल सेल है जो मॉडिफाई हो चुकी है और वो क्या रिलीज करें, दोज मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स आर रिलीजिंग मिल्क। सो एल्वियोलाई के की जो ये डक्ट निकल रही है, इनमें से देखो ये डक्ट निकल रही है बच्चों, these are alveolar ducts, these are called alveolar ducts। ये देखो these are alveolar ducts। जब बच्चों ये एल्वियोलर डक्ट आपस में फ्यूज हो जाएंगी तो यू कैन से ऐसे थिक डक्ट यहां पे आपको दिखाई देगी लाइक दिस। एल्वियोलर डक्ट के जुड़ने से अब ये जो थिक डक्ट बनती है, मोटी जो डक्ट बनती है, इसे बोलते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला। अब बच्चों ऐसी बहुत सारी एम्प्यूलरी डक्ट अलग अलग यू कैन से मेमोरी लोब से निकल निकल के आ रही हैं और ये जो एम्प्यूलरी डक्ट है बच्चों, ये भी आपस में मिल जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी, ठीक है। और इधर से भी कोई मान लो आ रही है ऐसे करके, ये भी आपस में ऐसे फ्यूज हो जाएंगी। अब हम इनको क्या बोलेंगे? नाउ वी विल कॉल देम लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट। एंड फाइनली जो लैक्टिफेरस डक्ट है बच्चों, इस पोर्शन में आकर के ओपन हो रही है। दिस ओपनिंग पार्ट इज कॉल्ड, दिस स्वोलन, दिस बल्जी पार्ट इज कॉल्ड निपल। ओके सो देखिए मेमोरी लोब, मैंने बताया 15 to 20 मेमोरी लोब्स हैं एक ब्रेस्ट के अंदर। 15 to 20 मेमोरी लोब्स हैं। मेमोरी लोब्स के अंदर आपको एल्वियोलाई दिखाई दे रहे हैं। एल्वियोलाई के अंदर मिल्क फॉर्मेशन हो रहा है। एल्वियोलाई में क्या हो रहा है बच्चों? मिल्क फॉर्मेशन, क्योंकि यहां पे मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स हैं।
उसके बाद मिल्क कहाँ पे जाएगा, एल्वियोलर डक्ट में। एल्वियोलर डक्ट जब ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा एम्प्यूला। बच्चों फिर अलग अलग एम्प्यूला ज्वाइन करके क्या बनाएंगे, लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट फाइनली निप्पल जो है, निप्पल के आगे की जो ओपनिंग है वहां पे जाकर के ये बाहर आएगा, ठीक है ना। इस एरिया के अंदर बहुत सारी फैट एक्यूमुलेटेड है। जैसे कि मैंने शुरू में क्या बोला, मेमरी ग्लैंड में बच्चों क्या प्रेजेंट है, ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ग्लैंडुलर पार्ट तो हमने बना दिया, मेनली आपका जो मेमरी लोब्स वाला पार्ट है ये ग्लैंडुलर है, क्योंकि यहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर आपकी जो सेल्स है वो एक तरह की ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स क्या होती है बच्चों, ग्लैंड्स का मतलब होता है एपिथेलियल सेल्स की मॉडिफिकेशन जो सिक्रेशन करेंगी। हो सकता है वो कोई मिल्क सिक्रेट कर रही हो सकता है कोई वैक्स सिक्रेट कर रही हो, कोई स्वेट सिक्रेट करती है, या कोई एंजाइम सिक्रेट करती है। तो बहुत सारी अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है ना, बहुत सारी अलग अलग तरह की ग्लैंड्स हमारी बॉडी में हैं। तो यहाँ पे ग्लैंड्स कौन सी है, जो कि एल्वियोलाई में प्रेजेंट है, जो मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स हैं। देन इस पोर्शन में प्रेजेंट है फैटी टिश्यू। So here is your fatty tissue. More will be the fatty tissue, more will be the size of breast. ठीक है, जितना ज्यादा फैटी टिश्यू होगा उतना ब्रेस्ट का साइज बड़ा होगा। दिस इज फैट। यहां पे बैक साइड में आपको जो मसल दिखाई देगी उसे आप बोलते हो पेक्टोरलिस मेजर मसल। Here is pectoralis major muscle। देन बच्चों अगर ये देखिए एक चीज नोटिस करना, जो निप्पल है जहां से मिल्क को सक करेगा बेबी, अगर मैं इस ब्रेस्ट को फ्रंट से बनाऊं, सो मान लीजिए ये ब्रेस्ट है और ये है बच्चों निप्पल वाला पोर्शन। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि निप्पल का जो पोर्शन होता है इसके साइड में ऐसे डार्क सा पोर्शन होता है। ये वाला पोर्शन डार्क है, निप्पल के चारों तरफ आपको डार्क सा जो ये पोर्शन दिखाई देता है इसे बोलते हैं एरियोला। बच्चों एरियोला भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एरियोला के अंदर ना ऑयल ग्लैंड्स होती है, इट हैज ऑयल ग्लैंड्स। और ये ऑयल ग्लैंड्स क्या करती है, जब देखो बेबी क्या करेगा, माँ का दूध पिएगा तो निप्पल सक करेगा। जब निप्पल सक करेगा ना तो निप्पल को डैमेज ना हो, ठीक है ना, निप्पल जो है वो जो टिश्यूज है निप्पल में वो डैमेज ना हो, तो ऑयल ग्लैंड्स थोड़ा थोड़ा ऑयल वहां पे सिक्रेट करती रहेगी ताकि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान निप्पल डैमेज ना हो, निप्पल के सेल्स डैमेज ना हो। सो दीज ऑयल ग्लैंड्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर nipple during breast feeding time। और बच्चों ये जो मिल्क रिलीज किया जा रहा है यहां पे, हियर इज मिल्क, ये मिल्क किसके कारण बन रहा है, एज आई टोल्ड यू प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रभाव से मिल्क सिंथेसिस होता है और ऑक्सीटोसिन के कारण रिलीज होता है, ब्रेस्ट से बाहर निकलता है। क्या ये आपको क्लियर है, यस और नो? यस सर। कोई डाउट है बच्चों? नो सर। ओके, क्लास ऑफ कर रहा हूं फिर मैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या करेंगे हम इसके बाद देखेंगे, या तो हम ओजेनेसिस सीखेंगे या फिर कोई और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। कल हो सकता है बच्चों मैं लेक्चर ना ले पाऊँ क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। अभी भी आपका लेक्चर लिया मैंने, लेकिन फीवर सच में बहुत तेज फीवर था, बट मैंने सोचा कि चलो अभी आए हुए हैं तो लेक्चर ले लेते हैं। कल हो सकता है मेरा लेक्चर ना हो, ठीक है। ओके सर।
चलिए बच्चों, हैव अ गुड डे, बाय। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका।